हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 19/2/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है, कितने सही नहीं है ये बताना है। करें यदि जल को खंडित करने की प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत का स्रोत पवन अथवा सौर जैसे नवीकरणीय स्रोत हैं, तो इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। तो कॉमन सी बात है कि H2O क्यों तोड़ा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। ठीक है, तो वो जो विद्युत उत्पन्न किया गया है किस माध्यम से उत्पन्न किया गया है, विद्युत उत्पन्न किया गया है किस माध्यम से। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस ये सबसे यदि किया गया है, नवीकरणीय स्रोत से किया गया है, तब तो वो ऐसे हाइड्रोजन को बोलेंगे हरित हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला तो सही है। फिर कह रहा है हाइड्रोजन से जुड़े रंग हाइड्रोजन अणु प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत स्रोत को संदर्भित करते हैं। ये बात तो बता ही दी है। फिर उदाहरणार्थ यदि कोयले का उपयोग किया जाता है तो इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाएगा, नहीं ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा गलत है, तो केवल एक सही। अच्छा, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। करैया हाइड्रोजन एक प्रमुख औद्योगिक ईंधन है जिसके अमोनिया यानी प्रमुख उर्वरक, इस्पात, रिफाइनरी और विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन परमाणु में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन शुद्ध हाइड्रोजन की मात्रा अत्यंत ही कम है। यह लगभग हमेशा ऑक्सीजन के साथ H2O तथा अन्य यौगिकों में मौजूद होता है। जब विद्युत धारा जल से गुजरती है तो यह इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से इसे मूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में खंडित करती है। यदि इस प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत का स्रोत पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत है, तो इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाइड्रोजन से जुड़े रंग हाइड्रोजन अणु को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत स्रोत को संदर्भित करते हैं। उदाहरण यदि कोयले का उपयोग किया जाता है तो इसे ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे, ना कि ग्रे। है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है ये बताना है। GEM विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, PSU द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। तो पहला कथन सही है। यह सरकारी उपयोगकर्ताओं और निजी क्षेत्रों की सुविधा के लिए ई बोली, रिवर्स ई नीलामी व मांग एकत्रीकरण के टूल्स प्रदान करता है। तो सरकारी उपयोगकर्ता, निजी नहीं। JEM ने विभिन्न श्रेणियों जैसे सार्स, ट्राइब्स इंडिया, स्टार्टअप, रनवे आदि, खादी इंडिया, फिर है इंडिया हैंडीक्राफ्ट आदि के लिए आउटलेट स्टोर लॉन्च किया है। तो ये सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। GEM विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, PSU द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता था। कथन एक सही है। यह सरकारी उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए ई बोली, रिवर्स ई नीलामी और मांग एकत्रीकरण के टूल्स प्रदान करता है। GEM ने विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों जैसे सारस, आजीविका, ट्राइब्स इंडिया, स्टार्टअप, रनवे, खादी इंडिया, इंडिया हैंडलूम, इंडिया हैंडीक्राफ्ट, दिव्यांगजन आदि के लिए बिक्री केंद्र लॉन्च किए हैं। अतः कथन तीसरा भी सही है। ICGS ब्राह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ICGS ब्राह जो है भारतीय तटरक्षक के साथ 98 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का चौथा जहाज है। तो ICG का मतलब यहाँ तो दिख ही रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है। इस जहाज को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तो किया गया है, लेकिन पश्चिमी तट पे संचालित किया गया है। यहाँ पे पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा गलत है। कितने सही नहीं ये ढूंढना है। ICGS ब्राह स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को संचालित करने में सक्षम है। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है। तो केवल एक गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ICGS ब्राह भारतीय तटरक्षक के साथ 98 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में चौथा जहाज है। कथन एक सही है।
इस जहाज़ को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और पश्चिमी तट पर न्यू मैंगलोर के पतन से संचालित किया गया है। कथन दूसरा सही नहीं। ठीक है। ICGS बड़ा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को संचालित करने में सक्षम है। कथन तीसरा सही है। चलिए आगे देख सकते हैं। पेमेंट बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेमेंट बैंक वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए एक विशेष प्रकार के बैंक है। इन बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाली आबादी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किया गया है। ठीक है, तो ये सही है और ये भी सही है, तो दोनों सही, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो पेमेंट बैंक वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए एक विशेष प्रकार के बैंक है। कथन एक सही है। इन बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाली आबादी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किया गया है। इन्हें छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं की जांच हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नचिकेत मोड समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। उदाहरण एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आदि। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। COP पक्षकारों के सम्मेलन है 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने सही नहीं है बताना है। पक्षकारों का 28वां सम्मेलन जो है COP यानी कॉप भी बोलते हैं 28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये सही है। COP 28 में लॉन्च की गई ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी की घोषणा का लक्ष्य वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है। तो ये भी सही है, लेकिन सही नहीं ढूंढना है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट कहलाएगा। आइए देखते हैं। पक्षकारों का 28वां सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए अपनी पहलों को प्रस्तुत किया और भविष्य के जलवायु कार्रवाइयों पर चर्चा में भाग लिया। कथन पहला सही है। परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करने की घोषणा COP 28 में की गई। घोषणा का लक्ष्य वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है। सम्मेलन में सकारात्मक परिणामों और निराशाओं का मिश्रण सामने आया, जो पेरिस समझौते के बाद से एक महत्वपूर्ण कदम है। और देख सकते हैं कि इस सम्मेलन के लिए मिले जुले परिणाम सामने आए और इसने पेरिस समझौते के बाद से विश्व में एक महत्वपूर्ण कदम को चिन्हित किया। कॉप्स पक्षकार सम्मेलन या कॉप्स जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC जो वर्ष 1992 में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय संधि है के ढांचे के अंतर्गत आयोजित होने वाले सम्मेलन हैं। ठीक है, ये बैठके यह सम्मेलन जिन्हें कॉप के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के आधिकारिक सत्र के रूप में कार्य करते हैं। इन सत्रों के दौरान भागीदार या पक्षकार देश पेरिस समझौते के प्राथमिक लक्ष्य के साथ संरेखित वैश्विक प्रयासों का मूल्यांकन करते हैं, जहां ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC का मुख्य निर्णयकारी निकाय है। वे जलवायु कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं जैसे समन, अनुकूलन, वित्त, प्रौद्योगिकी एवं पारदर्शिता पर निर्णय एवं संकल्प अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चन हो गया। तो कल